तो 6th टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी नोट का। स्टडी नोट 2 का 6th चैप्टर बोल लो या 6th टॉपिक बोल लो, हम कहेंगे कि हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 10 है इसके अंदर। एग्रीगेट प्लानिंग क्या कहता है कि भाई एग्रीगेट प्लानिंग जो वर्ड है एग्जाम में पूछ ले तो एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब होता है आपका शॉर्ट टर्म, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग। इंटरमीडिएट टर्म, टर्म मतलब पीरियड, वक्त, समय, टाइम, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, कांट से देखो एक क्वेश्चन आया है, बच्चे ने पूछा है कि कितने मार्क्स का आ सकता है। इन लोगों का जो एग्जामिनर है सीएमए में अपने, इनका कोई ऐसा पैटर्न डिसाइडेड नहीं है कि जैसे बोर्ड एग्जाम में होता था कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का तो उतने ही मार्क्स का आएगा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कितने मार्क्स का आएगा नहीं आएगा। मैंने अभी आपको जून 2021 दिसंबर का पेपर दिखाया था। प्रैक्टिकल 2 ही पूछे, बाकी सब पूरा कंप्लीट थ्योरी पूछ लिया, जबकि थ्योरी का वेटेज कभी इतना रहा नहीं। और ऐसा सीए में भी हो चुका है कि एक बार तो पूरा थ्योरी पूछ लिया और प्रैक्टिकल नन्ना से जरा सा पूछा। हम कह नहीं सकते। अगर आप इनका ट्रेंड निकालते हो, स्कैनर में देखा होगा कभी, ट्रेंड निकालोगे तो अगर ट्रेंड वाइज देखा जाए तो ये पूरा जो चैप्टर है वो 6 to 16 मार्क्स का आया हुआ है। लेकिन अभी ऑनलाइन में वो कुछ भी कैसे भी पूछ सकते हैं। 30 मार्क्स का पूछ लिया एक ही चैप्टर, 20 मार्क्स का पूछ लिया एक ही चैप्टर, हम नहीं कह सकते। लेकिन मिनिमम 6 मार्क्स का आया हुआ है, ये पूरा चैप्टर बोल रही हूँ। मैक्सिमम 16 मार्क्स का आया हुआ है। अब ऑनलाइन में कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ो, रह जाता है तो आप वीडियोस देख लो। ठीक है, हाँ जी। तो अपना 6th टॉपिक चल रहा है, थियरी है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्लानिंग हम कुछ नहीं कह सकते आदित्य कि कितने मार्क्स का आएगा क्या आएगा। इंटरमीडिएट प्लानिंग का मतलब अपना क्या होता है, आपका मीडियम टर्म प्लानिंग बोल सकते हैं इसको। मीडियम टर्म, टर्म मतलब पीरियड, तो मीडियम टर्म प्लानिंग भी बोल सकते हैं। मीडियम टर्म प्लानिंग का मतलब देखो खुद दे रहा है वो 3 months to 1 year है। 3 महीने से लेकर, इसका टाइम होराइजन जो है वो 3 months से 1 year, यानी कि 3 महीने से लेकर 1 साल तक के पीरियड के बीच में अगर कोई भी प्लानिंग करनी है, उन सबको मिला के हम कलेक्टिवली एग्रीगेट प्लानिंग बोलेंगे। तो टाइमिंग का पीरियड आप याद रखना कि भैया ये 3 months से अपना 1 year का हो गया। ठीक है, इस पीरियड में हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। इस पीरियड के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो देखो पूरा चैप्टर डिमांड विमांड को बोलता है, तो आपका जो डिमांड है ना वो कितनी आएगी, और उस इस पीरियड के अंदर 3 मंथ से 1 ईयर के इस पीरियड में कितनी डिमांड आएगी, और उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमारे पास में कैपेसिटी है कि नहीं है। नहीं है तो इंक्रीज कर दो, और अगर इंक्रीज है तो वो आइडल पड़ी रहेगी। तो डिमांड को मैच करना, तो हम कोशिश करते हैं कि आपका डिमांड और आपका कैपेसिटी मैच कर जाए। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भाई, आपकी जो मशीन है उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और डिमांड फिर कितनी आती है। तो वी ट्राई टू मैच बोथ द थिंग्स, कैपेसिटी एंड डिमांड। सो विद इन दिस रेंज, इस रेंज में मतलब इस पीरियड के अंदर द फिजिकल फैसिलिटीज आर अस्यूम्ड टू बी फिक्स्ड फॉर द प्लानिंग पीरियड। मतलब आपके जो मशीन्स हैं, आपका जो स्टॉक है या आपका जो लेआउट है वो सारा फिक्स है। सो अगर फ्लक्चुएशन आता है यानी डिमांड ऊंची नीची होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भैया हम ना केवल किस किस चीज को चेंज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास में जो लेबर है हम उसको इंक्रीज कर दें। भाई डिमांड ज्यादा है तो लेबर को हायर कर लो, या आपका जो इन्वेंटोरी होता है, इन्वेंटोरी आपका मालूम है रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो भी इन्वेंटोरी है, और आपका जो फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है वो भी इन्वेंटोरी है। लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो हम रॉ मटेरियल का जो स्केड्यूल हमने बना रखा है उस स्केड्यूल को हमको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए टू मीट आउट द डिमांड। फ्लक्चुएशन मतलब अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या करोगे, अगर घट जाए तो क्या करोगे। तो ये जो 3 महीने से 1 साल का पीरियड है, इसके अंदर जो भी डिमांड आएगी उसके अंदर हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स फिक्स रहेंगी, इन द फॉर्म्स ऑफ अदर कुछ भी हो फैसिलिटीज, ठीक है, वो फिक्स रहेगी। और आप चेंज किसको करोगे, लेबर चेंज कर रहे हो और इन्वेंटोरीज चेंज कर रहे हो। एग्रीगेट प्लानिंग वो क्या करती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, वी ट्राई कि हमेशा कॉस्ट कम आए, टाइम कम लगे। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीगेट प्लानिंग को फिर से बोल रहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग इन द इंटरमीडिएट रेंज इज एग्रीगेट प्लानिंग। तो एग्रीगेट प्लानिंग एक पीरियड होता है, 3 महीने से 1 साल के पीरियड की प्लानिंग जो होती है वो अपना एग्रीगेट प्लानिंग होता है। ठीक है, सो आप ये कोशिश करना कि सब जगह यही समझाने की कोशिश की गई है कि आपको डिमांड आएगी तो आपको क्या करना है, तो हम लेबर चेंज करेंगे और स्टॉक को चेंज करेंगे। अब आगे आ जाओ,
ये कहता है कि while dealing with the production problem, the planning जो आप करने वाले हो is normally divided in 3 categories. वैसे जनरल टर्म्स में बात कर रहा है कि है ना 3 तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर लॉन्ग रन पीरियड की बात करें तो उसको लॉन्ग रेंज प्लानिंग बोलेंगे। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें तो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अगर इंटरमीडिएट बोलेंगे तो ये एग्रीगेट प्लानिंग। तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग कितनी होती है, आपको याद है लॉन्ग रेंज पीरियड क्या होता है? 2 साल से ऊपर तक का पीरियड, है ना। और आपका शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसमें आप डे टू डे के फैसले लेते हो। और इंटरमीडिएट आपको बता ही दिया कि आपका 3 महीने से 1 साल तक का पीरियड हो गया, इसमें 2 साल और उससे अबव का पीरियड हो गया, इसमें आपका डे टू डे पीरियड हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज में तो आप क्या करते हो, आप नए नए इन्वेस्टमेंट करते हो और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, मशीनरीज खरीदते हो, तो बड़े फैसले लेते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको क्या करते हो, शॉर्ट टर्म में आप रोज का स्केड्यूल बनाना, रोज कितना रॉ मटेरियल इश्यू करना है, वो फैसले लेते हो। और इंटरमीडिएट में क्या करते हो, एक्चुअली इसमें तो दोनों के कॉम्बिनेशन ही आ जाते हैं बीच का, क्योंकि विच इज इन बिटवीन लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके के एक तरीके से मिक्स भी हो सकते हैं। इन एग्रीगेट प्लानिंग मैनेजमेंट क्या करता है कि मैनेजमेंट बनाता है, जनरल स्ट्रेटेजी बनाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाय विच आपकी कैपेसिटी कैन बी मेड टू सेटिस्फाई डिमांड। आपकी कैपेसिटी तैयार की जाती है, इस तरीके से कैपेसिटी को हम तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपके पास में डिमांड आए वो सेटिस्फाई हो जाए इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक मॉडरेट टाइम पीरियड। मतलब 3 महीने से 1 साल के पीरियड के बीच में अगर आपके पास में जो भी डिमांड आती है उसको मैच करने के लिए कैपेसिटी के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? भाई आप बोलोगे तो मैं समझूंगी, और नहीं बोल रहे तो मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा बच्चे हो उसमें एक भी बच्चा नहीं बोलता है। ठीक है, एक वर्ड आएगा मास्टर स्केड्यूल। मास्टर स्केड्यूल को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, और वैसे मास्टर स्केड्यूल की बात आएगी तब करेंगे, अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक आप समझो, इंटरमीडिएट में हमने एक ही टर्म आपको समझनी है कि प्लीज ट्राई टू मैच डिमांड विद द कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट इज टोल्ड हियर इन द इंटरमीडिएट प्लानिंग। अब एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहता है कि यहाँ पर एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है। स्ट्रेटेजी जानते हैं आप, स्ट्रेटेजी जानते हैं, प्लानिंग से थोड़ा ऊपर की बात होती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब क्या कहता है, द वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम आर लेबर। मतलब आप ये बताओ कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो उसके वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, या आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट जानते हो, प्रोडक्शन करते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हो, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती है बताओ। अरे कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती है? दिस इज रॉन्ग, आप तो बात बता ही नहीं रहे हो, कोई प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे रहे हो, सामने लिखा भी है फिर भी नहीं बता रहे हो। तो आपका जो, भाई आप जिसको चेंज कर सकते हो, डिमांड बढ़ानी है तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, डिमांड घटानी है तो वो कॉस्ट भी घट जाएगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब विच कैन वेरी, विच कैन बी एडजस्टेड, विच कैन बी चेंज, विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो डेट इज वेरिएबल। मैथ्स में भी तो पढ़ा होगा, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा ना। लेबर, मटेरियल एंड कैपिटल, ये जो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो आपके जो वेरिएबल्स है, लेबर, मटेरियल एंड कैपिटल, ये क्या है आपके प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मोर लेबर इज रिक्वायर्ड टू जनरेट हायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आपको ज्यादा करना है तो ज्यादा लेबर हायर कर लेंगे, ज्यादा मटेरियल हायर कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल आप उतना रिलीज कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ ओवर टाइम आर द टू रेलिवेंट वेरिएबल्स। अगर आपको और ज्यादा डिमांड आती है, और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने लेबर को बोलोगे आप ओवर टाइम करो। ठीक है, तो ओवर टाइम भी अपना एक वेरिएबल हो सकता है। सो मटेरियल हेल्प टू रेगुलेट, मटेरियल्स हेल्प टू रेगुलेट आउटपुट। एक मटेरियल भी होता है जो आपको आउटपुट को प्रोड्यूस, तो मटेरियल भी आपका वेरिएबल है। तो एग्रीगेट प्लानिंग में यार मोटा मोटा कुछ नहीं समझना है, इतना समझना है कि आपकी डिमांड ज्यादा आ जाए तो आप क्या करो कि आपकी जो है ना डिमांड मैच हो जाए, और कुछ नहीं है। और
उसके अलावा क्या कहता है, दीज कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कम करना कम करो, ज्यादा करना तो ज्यादा भी कर सकता है, कर सकते हैं। सो दीज कंट्रोलेबल वेरिएबल्स कॉन्स्टिट्यूट प्योर स्ट्रेटेजीज, यानी कि यही जो वेरिएबल्स हैं, ये जो पॉइंट्स है, लेबर, मटेरियल एंड वर्किंग कैपिटल वगैरह जो भी है हमारे पास में, दीज कॉल्ड, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये सारे मिला के बन जाते हैं अपने प्योर स्ट्रेटेजीज। अब ये प्योर स्ट्रेटेजीज वर्ड याद रखना, ठीक है। by which fluctuation in demand and uncertainties in production can be accommodated। तो इन वेरिएबल्स को हम, डिमांड बढ़ जाए तो ये वेरिएबल्स भी बढ़ा देना, डिमांड घट जाए तो ये वेरिएबल्स भी घट जाएंगे, ये कह रहा है। सो क्या कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 एक तरीके से आपके पास में स्ट्रेटेजीज आ गई। तो ये कहता है कि क्या करें, वेरी द साइज ऑफ द वर्कफोर्स। ध्यान से समझना भैया एग्जाम के लिए। Output is controlled by hiring or laying off workers in proportion to the changes in demand। अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या कर दो, आप हायर कर लो एक वर्कर्स को, अगर डिमांड घट जाए तो आप क्या कर दो, उनको ले ऑफ, मतलब निकाल दो अपने यहाँ से। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, मान लो अगर पहले 10 लेबर थे आपके पास में डिमांड आ गई तो आपने 15 लेबर्स और हायर कर लिए, फिर आपके और डिमांड आ गई, आपने 20 लेबर कर लिए अपने यहाँ पर, और उसका उल्टा हुआ तो आप इसको रिड्यूस भी करते चले गए, तो आपने वापस से कभी 18 कर दिए, कभी 10 कर दिए, कभी 5 कर दिए। यानी कि आप लेबर के ऊपर ही पूरा अपना प्रोडक्शन को क्या करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो। दूसरा क्या कह रहा है, वेरी मतलब चेंज करो, वेरी मतलब वेरिएबल, दिस इज अगेन द सेकंड वेरिएबल, वेरी द आवर्स वर्क, कितने घंटे काम कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि मेंटेन द स्टेबल वर्कफोर्स, स्टेबल मतलब आप अपने वर्कफोर्स को स्टेबल रखोगे, ना वर्कफोर्स को हायर करोगे ना वर्कफोर्स को निकालोगे। आपको प्रोडक्शन करना है तो लेबर्स को ना तो निकालना है और ना ही आपको हायर करना है। बट यू परमिट आइडल टाइम वेयर देयर इज अ स्लैक एंड परमिट ओवर टाइम व्हेन देयर इज अ पीक। अगर आपके पास में डिमांड ज्यादा आ जाए तो फिर उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए क्या करोगे, आप वर्कर्स को बोलोगे आप ओवर टाइम कर लो। ये कह रहा है ना, अगर डिमांड पीक पे चले जाए तो ओवर टाइम करवा लो। यानी कि अगर आपके पास में आपकी फैक्ट्री के अंदर मान लो 20 ही लेबर्स हैं, तो ये 20 लेबर्स का ना तो 21 कर रहे हैं ना 19 कर रहे हैं, 20 लेबर 20 ही रहता है। और अगर डिमांड घट जाए तो इनको बोलो क्या करोगे, इनको हम निकालेंगे नहीं, उनको बोलेंगे मतलब आप बैठे रहो, परमिट आइडल टाइम, बट वी परमिट आइडल टाइम विद दिस स्लैक। यानी कि अगर डिमांड घट जाए तो हम उनको बोलेंगे तुम खाली बैठे रहो, ठीक है, तुम खाली बैठे रहो। तो यहाँ पे हम लेबर्स को तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने जो आवर्स हैं उसको ही चेंज कर रहे हैं। यानी कि अगर लेबर्स को तो कुछ भी नहीं बोल रहे, अगर ज्यादा डिमांड आती है तो ओवर टाइम करवा लेते हैं, तो आवर्स को ही तो हमने चेंज किया। और अगर डिमांड कम होती है तो हम बोलते भैया तुम आइडल बैठे रहो, तो फिर से हमने इस पे आवर्स को ही टच किया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है, वेरी द इन्वेंटोरी लेवल्स, मतलब डिमांड अगर ज्यादा आए तो इन्वेंटोरी से के हिसाब से आपको फैसला लेना पड़े तो कैसे लोगे। डिमांड फ्लक्चुएशन पर्टिकुलरली इंक्रीज इन डिमांड कैन बी मेट बाय लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंटोरी। ठीक है, अब हम किसी को नहीं छेड़ रहे, ना घंटों को छेड़ रहे हैं ना वर्कर्स को छेड़ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि डिमांड ज्यादा आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप रॉ मटेरियल बाय कर लो और उस अपनी डिमांड को मीट आउट कर लो। लास्ट सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है कि अगर डिमांड बढ़ जाए, इन केस ऑफ अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम लो लेवल, अगर डिमांड बढ़ जाए, अपवर्ड मतलब अगर बढ़ना है लो लेवल से, डिमांड बढ़ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए भाई हम कुछ नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फिक्स है कि भाई हम है ना मतलब 100 यूनिट समझो, हम 150 यूनिट्स ही बना के दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज आवर कैपेसिटी, कि हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से 150 यूनिट्स बना के दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब डिमांड ज्यादा आ गई, अब डिमांड आपके पास में 250 की आ गई, तो क्या करें, हम तो 150 बनाएंगे, तो फिर बाकी एक्स्ट्रा का क्या करें, बाकी 100 एक्स्ट्रा का हम क्या करा देंगे, उसको बाहर वाले से, एक्सटर्नल वेंडर से तैयार करवा लेंगे। तो दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आप समझ रहे हो अंतर क्या क्या है, कि भाई पूरे टॉपिक में, पूरे एग्रीगेट प्लानिंग में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, मतलब कौन सी प्योर स्ट्रेटेजीज हम काम में लें कि हमारा जो डिमांड जो है वो क्या करे, मैच आउट हो जाए। तो कौन सी कैपेसिटी को आप क्या कर रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, डिमांड को मीट आउट करने के लिए आप जो कैपेसिटी पे जो कह रहे हो, कैपेसिटी को हम प्योर स्ट्रेटेजीज कह रहे हैं। प्योर स्ट्रेटेजीज मतलब 4 तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज को
पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द 4 थिंग्स। आया क्या समझ में आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो ये अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना हो गया है कवर अप। अच्छा, इसके बाद में एक प्रैक्टिकल भी है, बट ये प्रैक्टिकल कभी भी नहीं आया है। और कैपिटल इसमें भी मतलब अगर आप सोचो तो प्योर स्ट्रेटेजीज को यूज की गई है। कैसे यूज की गई है? फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपके पास में एबीसी एक कंपनी है, उसके पास में एक फोरकास्ट आया है, डिमांड को फोरकास्ट किया है कुछ आइटम्स के लिए। डेट इज फॉलोइंग डिमांड पैटर्न कि भैया क्वार्टर 1, 2, 3 ऐसे 8 क्वार्टर्स हैं, आपकी डिमांड दे रखी है इतनी, और क्यूमुलेटिव डिमांड दे रखी है, ये सेकंड क्वार्टर की डिमांड, थर्ड क्वार्टर की, फोर्थ, फिफ्थ, अलग अलग क्वार्टर्स की अलग अलग डिमांड दी गई है। फर्म एस्टिमेट्स दैट इट कॉस्ट 150 पर यूनिट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी 150 से, और अगर प्रोडक्शन घटा दोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 200। और अगर मान लो 50 पर यूनिट पर क्वार्टर टू कैरी द आइटम इन इन्वेंटोरी, अगर आपको स्टॉक में कुछ अगर मतलब आपको कैरी का मतलब कैरी कॉस्ट क्या होता है, उसको स्टोर करने के लिए, इन्वेंटरी जो आपने माल तैयार किया उसको स्टोर करने के लिए आपका जो कॉस्ट आएगा वो 50 पर यूनिट आएगा। और उसके अलावा अगर आप डिमांड के अकॉर्डिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली स्ट्रेटेजी पे जाते हो, चारों स्ट्रेटेजी हो गई यहाँ पे भाई, आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली स्ट्रेटेजी पे जाते हो तो 100 रुपया पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ाते हो घटाते हो या स्टोरेज कॉस्ट या सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कहता है कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्योर स्ट्रेटजीज। अब इनकी स्ट्रेटजीज को बताओ कॉस्ट क्या क्या आएगी। तो ये बोलता है कि प्योर स्ट्रेटजीज में प्लान 1 ले लेते हैं। प्लान 1 में हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी जो डिमांड वगैरह जो भी आपकी डिमांड आएगी ना मार्केट से, हम उसको मीट आउट करने के लिए अपने वर्कफोर्स साइज को बढ़ा घटा देंगे। ठीक है, वर्कफोर्स साइज को बढ़ा घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो हायर कर लो, अगर डिमांड कम हो जाए तो फायर कर दो, ये कहना चाहता है। तो ये आपके वापस से प्रैक्टिकली सिर्फ 8 क्वार्टर्स और उनके सामने की जो डिमांड है वो लिख ली है, और इसके ऊपर ये दे दिया है यहीं पर कि अगर इंक्रीज हो जाएगा कभी प्रोडक्शन डिमांड तो आपको 150 कॉस्ट पे करनी है, डिक्रीज हो जाएगा तो 200। तो ये बस आप याद रखना कि अगर मान लो जैसे 270 आपका फर्स्ट क्वार्टर में 270 डिमांड आया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कोई कंपैरिजन नहीं कर पाए, तो फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर में गए तो 270 से 220 आपका क्या हो गया, डिमांड हो गया। तो डिमांड आपकी घट गई ना भाई, 270 से सेकंड क्वार्टर तक कितनी हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कितनी रिड्यूस हो गई, 50 यूनिट रिड्यूस हो गई। 50 यूनिट रिड्यूस अगर रिड्यूस हो जाती है अपनी प्रोडक्शन लेवल, तो अपना क्या है, कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो 200 रुपए की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी अगर डिक्रीज होता है किसी भी तरीके से। तो 200 इंटू 50, 10,000 रुपए। अगर आपका डिमांड बढ़ जाए, जैसे सेकंड से थर्ड क्वार्टर में आपका डिमांड 220 से बढ़ के 470 हुआ, तो कितना बढ़ गया, 250 यूनिट्स बढ़ गया। तो 250 यूनिट बढ़ गया, अगर आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी 150 रुपया। तो 250 इंटू 150 तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी इतनी। तो कहीं पर आप देखते हो कि कहीं पर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है घट रहा है, कितने यूनिट्स बढ़ता है कितना यूनिट्स घटता है, उस हिसाब से हम उनकी कॉस्ट को उनके सामने, इंक्रीमेंट के सामने, इंक्रीमेंट का डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज कॉस्ट लिख लेना, और सारा इसके सामने, और इनका कॉस्ट इनके सामने लिख देना। जैसे ये वाली कॉस्ट इधर आ गई, ये वाली कॉस्ट इधर लिख दी आपने, है ना। इसकी 40,000 44 यहाँ लिख दी, 36 यहाँ लिख दी, 14 यहाँ लिख दी, 25,500 यहाँ लिख दी। तो आपका जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उसमें आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्लान फर्स्ट। प्लान फर्स्ट में क्या है, वर्कफोर्स साइज को आप बढ़ाते घटाते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी पर यूनिट, तो इतनी यूनिट आएगी। ये कभी एग्जाम में नहीं आया है और आएगा भी नहीं इतना बड़ा इसका लेआउट का, बस ये थियोरेटिकल जो हमने पढ़ा है ना 4 स्ट्रेटेजीज, उसको ये प्रैक्टिकल वे में आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, अगर मान लो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हो तो फिर आपको क्या होगा, क्या कॉस्ट आएगी, इस तरीके से ना इसकी स्ट्रेटेजीज रहेगी। फिर आपको पूछता है कि भैया प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, कौन से प्लान में कितनी कॉस्ट आ रही है, सबसे लीस्ट कॉस्ट जो होगी हमको वो प्लान अडॉप्ट करना चाहिए। अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कॉस्ट कम आती है तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा लो, तो कौन से प्लान में कॉस्ट कम आती है वही डिसीजन ले लेंगे। तो दिस इज अ थिंग, ये प्रैक्टिकल नहीं आएगा, आप छोड़ दो आप भी। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आई थिंक टाइम भी होने वाला है ना। ठीक है, मैं इसको फिर यहीं ड्रॉप कर देती हूँ।